के लिए उनको प्रैक्टिस में लाभ लेने के लिए जो जरूरत है, मूल आवश्यकता है, उसी की कंटिन्यूटी के अंदर है आज का जो टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर। हमारे सीनियर मेंबर श्री जे.आर. बिश्नोई जी हमारे बीच में उसके बारे में हमें बताएंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी बार के प्रधान श्री विनय कुमार बिश्नोई जी से वह मंच पर आए। आदर और सम्मान के योग्य है हमारे सीनियर मेंबर श्री जे.आर. बिश्नोई जी, रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी, ऑफिस बेयरर्स एंड रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ दिस बार। भारत का संविधान भारत के नागरिक के लिए नहीं बल्कि भारत की जमीन पर हर व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये एकमात्र स्रोत है जहां हमें मौलिक अधिकार मिलते हैं और इन मौलिक अधिकारों का जहां भी हनन होता है उसके लिए सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही अधिकृत है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ये कड़ी थोड़ी कमजोर हो जाती है। इसी कड़ी को हमने जोड़ने की कोशिश की है। बड़ा डिफिकल्ट एक लेक्चर जो है इसके लिए, क्योंकि हमारी जो मानिए कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी पे भी हम लोग ज्यादा जोर देते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। तो इसके लिए हमने जब श्री हमारे सीनियर मेंबर हैं जे.आर. बिश्नोई जी रिक्वेस्ट की तो इन्होंने इस एक तरह से इसको चैलेंज को इन्होंने एक्सेप्ट किया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आप सबके बीच में आए हैं तो मैं इनका मैं बार में पहुंचने पर स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और ज्यादा समय ना लेते हुए देखिए हम लोग सुने भी नहीं बल्कि मैं हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। तालियों की आवाज जो है पूरी तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस मंच से विदा चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी प्रधान जी। मैं आज के की स्पीकर को बुलाने से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो एक 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो आपके बीच में रखना चाहूंगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रिगार्डेड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Number 2, Dr. Rajendra Prasad, the first president of India, became the first person to sign the Constitution of India. It is the largest written constitution of the world. The Constitution of India is neither printed nor typed. It is handwritten and calligraphed in both Hindi and English. यानी ये ना तो टाइप हुआ और ना ही प्रिंट हुआ, ये हाथ से हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया और उसको कैलीग्राफी की गई। It was handwritten by Shri Prem Bihari Narayan Raizada and was published in Dehradun by him. Every page got decorated by the Shanti Niketan artists, including Vyawhar Ram Manohar Sinha and Nandalal Bose. It took 2 years, 11 months and 18 days to complete the final draft. At present, it is containing 395 articles, 12 schedules. Till date, Constitution has been amended for 105 times. अब मैं आपके बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ आमंत्रित करूंगा आज के की स्पीकर हमारे सीनियर मेंबर श्री जे.आर. बिश्नोई जी मंच पर आए और अपना वक्तव्य दें। सेक्रेटरी साहब और मेरे साथी अधिवक्ता, आज प्रधान जी ने मेरे को आदेश दिया कि आपको संविधान के बारे में कुछ कहना है। मैं नहीं समझता कि मैं इतना बड़ा वकील हूँ कि संविधान जैसे बड़े ग्रंथ के बारे में बहुत कुछ बता सकूं। But according to my wisdom, I will try to narrate something which is, I think, most important for the history of our constitution. That is basic structure of the constitution, which came into existence on 24 April 1973 in Keshavanand Bharti case. And I think this was the day when this constitution was saved by the clutches of our politicians. Otherwise, things would have been very different. This doctrine, if this doctrine has not come. सबसे पहले क्या है कि जैसे मेरे लायक दोस्त सेक्रेटरी साहब ने बताया कि this constitution was written by B.R. Ambedkar, no doubt. It was written by Dr. B.R. Ambedkar. और उनकी मेहनत को और उनके प्रयासों को सराहा ही नहीं पूजा जाना चाहिए। उनके सामने दुनिया के 60 कॉन्स्टिट्यूशन थे, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड उनके सामने थे और उनके ऊपर करोड़ों लोगों की भावनाएं उनके सामने थी।
जिनका उन्होंने आदर करना था। कॉन्स्टिट्यूशन कोई किताब नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोगों की भावनाएं हैं जो एक बुक के अंदर रखी गई। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत क्रिटिसाइज हुई है इस बात पे कि एक तो इन्होंने बहुत लंबा समय लिया, दूसरा ये इंपीरियलिस्ट फोर्सेस द्वारा बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्ट ऑफ इंपीरियलिस्ट फोर्सेस। और तीसरा ये कि इसमें बहुत ज्यादा अंतर विरोध है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। भी बात सारी ठीक है, बट ये कॉन्ट्रडिक्शन के बेस पे हम अपने महापुरुषों को कंडम करें, ये मैं उचित नहीं समझता। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी बुद्धिमत्ता थी कि उन्होंने सभी लोगों की भावनाओं को तरीके से एक सूत्र में पिरोया। अब दोस्तों बात ये है कि किसी भी चीज को जब आप बढ़ाते हो तो आपके सामने चुनौतियां होती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती थी एक इंपीरियलिस्ट फोर्सेस से लड़ाई, ब्रिटिश सरकार से लड़ाई। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज हेल्पिंग टू क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दे वर ऑफ द व्यू कि they cannot create a country as a one unit, and to some extent they succeeded. उन्होंने दो स्टेट सॉल्यूशन देके देश के दो टुकड़े कर दिए, और वो इससे खुश नहीं थे। वो इससे नहीं आगे चाहते थे कि इस देश के इतने टुकड़े हों कि कभी भी ये देश अपने पांव पे खड़ा ना हो सके। और मैं ये कहता हूँ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और जो हमारे नेता उस वक्त के थे, they were so intelligent person कि उन्होंने हमें एक विकता से बचाया और एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने तैयार किया। As far as contradictions are concerned, उनको दूर करने के लिए भी कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों आई? आजादी की लड़ाई कोई 2-4-6 आदमियों ने नहीं लड़ी थी। आजादी की लड़ाई देश के हर मजदूर, किसान, लेबर यूनियन सब लोग इसके साथ थे। हमारी एलीट क्लास ने तो उनको लीडरशिप दी थी। बाकी आजादी की लड़ाई में हर आदमी शामिल था। मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो कि हमारा देश का जो सबसे पहला शहीद था वो मंगल पांडे था। वो एक सिपाही था। सिपाही कितना अमीर होता है यू नो दैट। और जो हमारी लास्ट जो आजादी की लड़ाई में जो लास्ट आहुति डाली थी वो डाली थी बॉम्बे के सेलर्स ने। उन्होंने लूटनी की थी ब्रिटिश सरकार के रॉयल नेवी के जहाज उन्होंने अपने कब्जे में लिए, उनके हथियार अपने कब्जे में लिए, और हमें आजादी प्रपोज की गई थी अंग्रेजों द्वारा 1948 में। बट उस क्रांति से भयभीत हो गए। जनवरी में वो क्रांति हुई थी, जून के अंदर एक कैबिनेट मिशन आया हेडेड बाय माउंटबेटन, और उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम आपकी जो संविधान बनाने की मांग है उसको पूरा करते हैं, और उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की। और ये कोई नई डिमांड नहीं थी हमारी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज का आंदोलन चलाया था, तब से ये आजादी हमारे संविधान सभा बनाने की मांग थी। स्वराज का मतलब ये था। उसके बाद 1934 में एक एम.एन. रॉय होते थे जो हिंदुस्तान में कम्युनिज्म के वो विरोधा थे। उन्होंने एक बिल्कुल कंप्लीट डिमांड रखी थी देश में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो हमारे देश का संविधान लिखे और हमारा स्वराज का सपना पूरा। 1940 के अगस्त ऑफर के अंदर अंग्रेजों ने इस बात को कुछ हद तक कंसीड किया, बट वो भी ऐसे ही था कि वो वादा किया पूरा नहीं किया। लेकिन जब वो लूटनी हुई उसके बाद अंग्रेज सरकार भयभीत हुई और उन्होंने माउंटबेटन को भेजा और एक एक्ट पास किया, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया। अब उनके सामने ये समस्या भी थी कि इस देश की इंटीग्रिटी को भी बचा के रखना है। ये कोई देश ऐसे थोड़ी तरह से आज है, ये बनाया था हमारे महापुरुषों ने, हमारे नेताओं ने। 40% देश ब्रिटिश एम्पायर के अंडर था, बाकी देश सारा 565 रियासतें थी, सबको एक करना था। जैसे अमेरिका है राज्यों का संघ, पहले राज्य थे, यूनिफिकेशन हुआ, सेंटर बना। हमारा उल्टा है, हमारे यहाँ पहले सेंटर बना, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से सेंटर बना, सेंट्रल फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स बनाई, और उनको इकट्ठा करने के लिए हमने क्या है कि समाज के हर तबके को जो उनके सपने थे, आजादी की लड़ाई में जो लोग थे वो अपना सपना लेके लड़ रहे थे। औरत सपना लेके लड़ रही थी कि हमें आजादी मिलेगी,
उनका सपना ये नहीं था कि भाई चारों औरतें पार्लियामेंट में बैठ जाएंगी और वो आजादी मिल गई। नहीं, उनको आजादी चाहिए थी, शिक्षा की आजादी चाहिए थी, उनको सम्मान की आजादी चाहिए थी, मजदूर को आजादी चाहिए थी, शोषण के खिलाफ आजादी चाहिए थी, किसान को आजादी चाहिए थी, जमींदार से आजादी चाहिए थी। जमीन होती थी लेकिन किसान की नहीं होती थी, जमींदार की होती थी। तो जमींदार का, किसान का ये सपना था कि भाई तुम किसान, तुम्हें खेती के लायक जमीन मिलेगी। तो हर आदमी अपने अपने सपने के साथ आजादी की लड़ाई में शामिल था और उन सपनों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर समाहित करना बड़ी टीडियस जॉब थी। क्यों? कि एक तो chaotic situation थी, टू स्टेट सॉल्यूशन में कत्ल और गार हो चुका था और उससे भी आगे अगर मान लो और ज्यादा डिसइंटीग्रेट हो जाता कंट्री, जो भी बड़ा हो सकता था। हम कई बार कहते हैं 370 प्रोविंशियल किया, 371 किया, 371 किया। That was totally for the purpose of integration of this country. भाई आप रुको, आपको विशेष अधिकार मिलेंगे, आपके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनकी सुरक्षा की जाएगी, आपके धर्म की सुरक्षा की जाएगी, आपको धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता देंगे, आपका सब कुछ हम ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से करते करते क्या हुआ कि संविधान के अंदर बहुत ज्यादा, और एक बात और हुई उस सभा में कि फैसला ये हुआ कि भाई हम एक देश का निर्माण कर रहे हैं, तो हम आपस में ज्यादा वाद विवाद ना करके वोटिंग नहीं करेंगे। कोई इशू आएगा तो हम उस इशू को बैठ के सर्वसम्मति से वो करेंगे। तो उससे क्या हुआ कि कुछ ज्यादा अंतर्विरोध संविधान में समा गए, लेकिन उसको रिमूव करने के लिए भी उन्होंने एक प्रोविजन दिया। वो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 20 में आर्टिकल 368। उसमें पावर दी गई है भारतीय पार्लियामेंट को कि वो किसी भी लॉ को अमेंड कर सकते हैं। अमेंडमेंट पावर है उसमें पार्लियामेंट की। तो ये मेन आज का टॉपिक मेरा मेन यही है कि भाई हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को कानून को अमेंड करने की कितनी पावर है, क्योंकि इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है। 368 आर्टिकल 368 में कह दिया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड लॉ, एक प्रोसीजर दे दिया। भाई सिंपल लॉ बनाना है, सिंपल मेजॉरिटी से बन जाएगा। अगर कोई संविधान संशोधन करना है तो आपको एक स्पेशल वो होगा, भाई 2/3 मेजॉरिटी सिटिंग एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी होगी। और अगर मान लो कोई पार्लियामेंट की और सेंट्रल और स्टेट रिलेशन में कोई फर्क करना है, जजों की पावर में कोई फर्क करना है, जो बड़े विशेष महत्व के हैं, उनमें उसके साथ साथ आधी स्टेटों का समर्थन भी उसको चाहिए। दैट वाज द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई एक चैप्टर है 3 कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें दिए गए हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक। अब वो फंडामेंटल राइट इतने फंडामेंटल है कि कोई भी सरकार कितनी ताकत से छीन नहीं सकती, उनको कम भी नहीं कर सकती। इसमें आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 में ये मेंशन किया है कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट को कमजोर करता है या उनको छीनता है, अबॉलिश करता है, किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता है, तो वो कानून वॉइड होगा। आगे उसमें लिखा है कि कानून में शामिल है, कानून में शामिल क्या क्या है? ऑर्डिनेंस है, एक्ट है, ऑर्डर है, ऑर्डिनेंस कोई भी बायलॉज है, रूल्स है, कोई मतलब कस्टम है ना, कस्टम हैविंग फोर्स ऑफ लॉ इज आल्सो वॉइड इफ इट इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट्स। अब 13 तो अलाउड करता ही नहीं, 368 भी लागू होगा। 368 भी तो कानून ही बनाता है। पहले तो ये नहीं पता था, लेकिन जो ही संविधान लागू हुआ ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होनी शुरू हो गई। सबसे पहले पैदा हुई मैड्रास स्टेट में। मैड्रास प्रेसिडेंसी ने 1929 में ऑर्डर पास किया, उसको कहते हैं सांप्रदायिक ऑर्डर, सांप्रदायिक गवर्नमेंट ऑर्डर। उन्होंने ये कहा कि ये 14 सीट है गवर्नमेंट कॉलेज में, इसमें 14 में से 6 नॉन ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, 2 शेड्यूल कास्ट, 2 शेड्यूल ट्राइब्स, इस तरीके का ऑर्डर उन्होंने निकाल दिया। वो आजादी की कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक लागू रहा।
लेकिन जो ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो एक मैडम चमकमतुरई राजन थी मद्रास की, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाल कि भाई ये तो मेरे राइट्स का जो मेरे को इक्वल राइट्स हैं आर्टिकल 15 डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट्स में भाई उसका उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा ठीक बात है भाई, क्योंकि डीपीएस में जो दिए गए हैं जो प्रोविजंस वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ है। डीपीएसपी में ये है कि एससी एसटी अदर बैकवर्ड क्लासेस और इनको रिजर्वेशन दी जा सकती है, लेकिन वो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं थे, कोर्ट में इनफोर्स नहीं किया जा सकता। तो जब ये गया राजन का केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हम तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके मुताबिक जाएंगे, उसके मुताबिक आप ये ऑर्डर कर नहीं सकते। तो जो मैंने आपको बताया था कि संविधान में संशोधन करने की विधि हुई कि 2/3 वोटिंग रिप्रेजेंटेशन बढ़ाती है, आधे से ज्यादा स्टेटों की वोट होती है। तो नेहरू जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे और सारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस पूरे नेहरू जी के हक में थी, क्योंकि पटेल जी उनसे पास में चले गए थे, गांधी जी चले गए थे। उसके बाद कांग्रेस में इतने बड़े नेता ही नहीं था जो नेहरू जी को चैलेंज कर सके। उन्होंने बड़े आराम से एक संशोधन करवाया और इन द मीन टाइम कुछ स्टेट्स ने लैंड रिफॉर्म्स लॉ भी बनाने शुरू कर दिए थे और उनको भी यही दिक्कत आ रही थी कि भाई फंडामेंटल राइट्स है प्रॉपर्टी का, तो उनका आर्टिकल 19(1)(f) एंड 31। तो नेहरू जी ने क्या किया, 1951 में एक फंडा वो कर दिया, अपने अमेंडमेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें ये ऐड कर दिया कि कोई भी ऐसा कानून जो डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाया जाएगा वो इस बिना पे चैलेंज नहीं हो सकता कि ये फंडामेंटल राइट को एब्यूज करता है, कम करता है, ये वो करता है। उन्होंने क्या किया कि एक आर्टिकल है 31 में ये है कि सरकार कोई भी किसी की भी जमीन नहीं छीन सकती और छीनने की तो एक प्रोविजन, एक कानून बनाना पड़ेगा और उस कानून में ही बताना पड़ेगा कि हम ये कंपनसेशन देंगे। नेहरू जी ने उसमें 2 प्रोविजन और जुड़वा दिए कि सरकार किसी की भी जमीन छीन सकती है, शर्त ये है एक तो पब्लिक पर्पस हो, दूसरा अमाउंट देंगे हम, कंपनसेशन नहीं देंगे, क्योंकि जिम्मेदारी एबोलिशन जो था ना, मेन आजादी की लड़ाई में मेन प्लेइंग था लोगों का। आजादी की लड़ाई जब चल रही थी जिम्मेदारी एबोलिशन का नारा सबसे ऊपर था। अब अगर मान लो सरकार सबकी जमीन को खरीदे और खरीद के गरीबों को दे तो ये तो मुमकिन था नहीं। तो उन्होंने ये कर दिया कि हम इसमें कंपनसेशन नहीं देंगे और डीपीएसपी में जो है समानता का जो वंचित वर्ग को फायदा देने का वो लागू करने के लिए करेंगे। 1951 में ये आ गया, एक बना दी 1951 में 9th शेड्यूल में जो भी कानून सरकार बना के डाल देगी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 25 में सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। एनीहाउ ये उसके बाद आया शंकरी प्रसाद आया, सज्जन सिंह आया, चेन ऑफ केसेस आए, जिसमें 1967 तक सुप्रीम कोर्ट का भी ये था कि भाई पार्लियामेंट के पास 368 में जो पावर दी गई है वो जायज है और पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकती है, इस स्टैंड पर रहे। अचानक 1967 में एक केस आया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्यों आया ये कि नेहरू जी 64 में गुजर गए थे, गुजरने से पहले उन्होंने एक 17th अमेंडमेंट किया था जिससे पंजाब में जो लैंड रिफॉर्म्स लागू हुए थे उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया। और उस गोलकनाथ ने, हेनरी गोलकनाथ और एक उसका भाई था, पंजाब के थे, 500 एकड़ जमीन थी उनकी, वो सुप्रीम कोर्ट में आए कि ये जो 17th अमेंडमेंट जो किया है सरकार ने ये इलीगल है। चलो जी 67 तक तो सुप्रीम कोर्ट का ठीक था, पावर है, लेकिन 67 में सुप्रीम कोर्ट का मूड चेंज हो गया। क्यों हो गया? उसकी ये कहानी है।
क्या हुआ कि नेहरू जी मर गए 64 में, उसके बाद बने शास्त्री जी 66 में चले गए, उसके बाद बनी इंदिरा जी ऐसे ही नहीं बनी थी। मोरारजी देसाई उस टाइम में नेहरू जी के बाद सबसे सीनियर लीडर थे और उनका क्लेम था कि मैं ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन के कामराज उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पावर गेम में इसमें एक चीज और कहना चाहता हूँ आपको कि अच्छी बातें बड़ी जगह होती है, लेकिन पावर गेम हमेशा चलता है और हर चीज में चलता है, अपने कानून में भी चलता है। इससे ये साबित होता है के कामराज को लगा अगर ये मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गया तो ये तुम्हें तो कोई रसीद देगा नहीं, तो आप ऐसे करते हैं। ये इंदिरा गांधी है, उस टाइम इसका नाम गुंगी गुड़िया मतलब मशहूर था, तो इसको बना देते हैं, अपना ठीक ठाक काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाद में पता लगा कि गुंगी गुड़िया ने क्या क्या गुल खिलाए, वो डिफरेंट स्टोरी है। कुल मिला के इसको बना दिया तो मोरारजी देसाई बड़े ऑफेंड हुए और वो मानने नहीं थे, सर्वसम्मति नहीं हुआ फैसला, ये बोले वोट करो। वोट किया, इंदिरा जी जीत गए वोट में। मोरारजी को मना करके डिप्टी पीएम बना दिया और फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया 67 में। अब इंदिरा जी ने क्या किया कि अपने जो डीपीएसपी में जो प्रॉमिस थे सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन के, भाई गरीबों को, एससी को, बैकवर्ड क्लासेस को, वंचित वर्ग को हम फायदा पहुंचाएंगे, वो प्रोग्राम ध्यान में रखते हुए 10 पॉइंट प्रोग्राम रिलीज कर दिया और उसके अंदर ये कह दिया कि भाई मैं बैंक नेशनलाइजेशन करूंगी, इंश्योरेंस कंपनियों का इंश्योरेंस करूंगी, नेशनलाइजेशन करूंगी और लैंड रिफॉर्म्स को और स्ट्रिक्टली लागू करेंगे। तो इस 10 पॉइंट प्रोग्राम से सारी कांग्रेस हिल भाई ये क्या, ये तो इसने तो बैंक नेशनलाइजेशन का वो कर दिया और वित्त मंत्री से भी नहीं पूछा, मोरारजी देसाई उस टाइम वित्त मंत्री। तो एक सिंडिकेट फॉर्म हो गया कांग्रेस में, एक सिंडिकेट फॉर्म हो गया इंदिरा के खिलाफ। भाई ये जो डीपीएसपी के जो मद्देनजर जो वंचित वर्ग को लाभ देने के और ये इंदिरा ने जो है ना अपनी पॉपुलैरिटी के लिए किए हैं, इसलिए वो हो गया। और उसी टाइम क्या हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो गई, राष्ट्रपति थे उस टाइम, तो उस टाइम वीवी गिरी थे उपराष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे। तो कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट दिया नीलम संजीवा रेड्डी को। नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित कैंडिडेट थे। इंदिरा गांधी ने आहिस्ता से वीवी गिरी को ये कहा कि आप चुनाव लड़िए। उन्होंने कहा मैडम मैं कैसे चुनाव लड़ सकता हूँ, मैं तो एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ, आप लड़िए, आप तो क्या छोड़िए आप। इंदिरा जी ने एक कानून बनाया कि अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्र एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा, और वो भी नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जो है वो रहेंगे। चलो जी, एम हिदायतुल्लाह उस टाइम वो चीफ जस्टिस थे, वो बने, वीवी गिरी ने छोड़ दिया, वीवी गिरी ने चुनाव लड़ा। पहले तो इंदिरा जी चुपचाप नीचे कर रही थी, लेकिन उसके बाद उसने क्लियरली ये कह दिया कि भाई राष्ट्र हित में हमें जो है ना आत्मा की आवाज को वोट देना चाहिए और वीवी गिरी को अपने जो है ना वोट देना। आत्मा की आवाज कांग्रेस ने सुनी और वीवी गिरी पहली बार ऐसा हुआ कि रूलिंग पार्टी का घोषित उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव है और वीवी गिरी जीत गया। और इस चुनाव में एक और भी हुआ कि पहली बार दोबारा गिनती करने का, सेकंड राउंड की गिनती करने की नौबत आई और तीसरी बार जिसमें कि नीलम संजीवा रेड्डी एक ऐसा आदमी है जो रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट होते चुनाव आ रहा है, लेकिन बाद में निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति बने। जब इंदिरा जी दूसरे टर्म आए तो वीवी गिरी को, चलो जी, वीवी गिरी को वोट देने के इल्जाम में जो सिंडिकेट था उन्होंने नोटिस दे दिया इंदिरा को और निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया। इंदिरा को भी पता था ये तो होना ही है। इंदिरा ने बोले हम अपनी नई कांग्रेस बनाएंगे और उसका नाम रखा कांग्रेस आई। कांग्रेस आगे बदलता रहा लेकिन लड़की बेटी को कांग्रेस आई होगी। उसके बाद सर क्या हुआ कि कांग्रेस में ग्रुप हो गया, इंदिरा जी को निकाल दिया, एक ग्रुप छोड़ गया, कांग्रेस अल्पमत की सरकार होगी। लेकिन उस टाइम जो 67 का इलेक्शन हुआ था कांग्रेस 6 चुनाव हार गई थी स्टेटों में, और तमिलनाडु में एक एम करुणानिधि नाम का एक आदमी था मुख्यमंत्री,
उसने इंदिरा जी को सपोर्ट दी, नॉर्मल सपोर्ट उसने दी, बाकी कामों में यदा सपोर्ट सीपीएम की भी रही, काम चल रहा था, लेकिन इससे इंदिरा जी संतुष्ट नहीं थे। इंदिरा जी ने क्या किया, सबसे पहले प्रीति प्रोसेस एबोलिशन का एक्ट ले आई। वो एक्ट लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में एक वोट से गिर गया। बड़ा अफसोस हुआ उनको। उन्होंने राष्ट्रपति से एक ऑर्डर निकलवाया, और वो आर्टिकल जिसमें डेफिनेशन रूलर्स की दे रखी थी, प्रीति प्रोसेस मिलते थे, करोड़ों रुपए मिलते थे इन राजाओं को जिनसे हमने जिनके राज्य मर्द करवाए थे। और 1949 में पहले तो ये कहा था कि 3 चीज हमारी, बाकी सब तारी, लेकिन 1949 में कहा भाई देखो थोड़ा देश एक है, हम आपको तनख्वाह देंगे, प्रीति प्रोसेस देंगे, आप मर्जी कर जाओ पूरी तरह। तो वो उसके अंदर उन्होंने रूलर्स की डेफिनेशन दे रखी थी, वो आर्टिकल ही हटा दिया इन्होंने ऑर्डर देके। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और वहां सुप्रीम कोर्ट में 10-1 के उससे ये कहा बहुमत से कि भाई आपका ये ऑर्डर गलत है, वो हार गई। एक वो था गोलकनाथ वाला, उसमें इंदिरा जी को झटका लगा हुआ था, और उधर 10 मिनट का है। अल्पमत की सरकार थी, तो इंदिरा जी ने फैसला किया कि ऐसे बात पड़ेगी नहीं। इंदिरा जी ने क्या किया, 1970 में घोषणा कर दी राष्ट्रपति से कि आप चुनाव करवा दो। 72 में चुनाव होने थे, 71 में डिक्लेयर करवा दी। मेरा ये कहानी बताने का मतलब है कि 1967 तक कांग्रेस सरकार इतनी कमजोर होती थी कि उसकी रिट जो थी वो बहुत दूर तक जा नहीं रही थी। और इसी के वजह में 67 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वो इसी लाइट में आया कि जब सरकारें कमजोर होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट की पावर अनमैच हो जाती है, और जब सरकारें ताकतवर होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट की पावर कम हो जाती है। तो ये वैसे तो ये कोई अच्छी बात है नहीं, लेकिन हकीकत यही है। इंदिरा जी ने 71 का वार ये चुनाव जीतते ही क्या किया कि एक हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव नहीं था उस टाइम। अमेरिकन ब्लॉक ये कहता था कि आप हमारे साथ आओ, रशियन ब्लॉक की तरफ हम थे। 71 में इंदिरा जी ने यूएसएसआर ने, उस टाइम का यूएसएसआर था, उससे 25 साल की मैत्री संधि कर ली, और मैत्री संधि में ये था कि आप हमें संभाल लो, बाकी पाकिस्तान अमेरिका को हम अपना आप देंगे। और ये संधि होते ही दिसंबर में, अक्टूबर में इंदिरा जी ने बांग्लादेश पे हमला करके बांग्लादेश देश बना दिया। अमेरिका ने भी जोर लगाया, पाकिस्तान ने, चाइना ने भी जोर लगाया, कोई कुछ नहीं कर पाया। और ये होते ही इंदिरा जी का देश में डंका बजने लगा। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच जीतने के बाद एक आदमी एक बॉल पर छक्का मार के देश बदल सकता है, तो पाकिस्तान को हराने के बाद हम कुछ भी हो सकते हैं। तो वही हुआ, इंदिरा जी उस टाइम जय-जयकार सारे देश में। अब इंदिरा जी ने देखा कि अब मैं जो है मैं इनका इलाज हूं। सुप्रीम कोर्ट से भी वो खुश नहीं थी, वो उसको भी काबू करना चाहती थी। हकीकत है आप मैं कह सकते हैं तानाशाह थी, और कोई ये नहीं कह सकता वो बड़ी लीडर थी। उसने क्या किया, 24, 25, 26 और 29 ये अमेंडमेंट लेके आई वो कॉन्स्टिट्यूशन में 1 साल के अंदर, जिससे सुप्रीम कोर्ट की चूड़े हिली। ये क्या हो गया, 24 से उसको अपने 24, 25, 26 से गोलकनाथ, बैंक नेशनलाइजेशन और सारे निकाल दिए। चलो अब क्या हुआ कि 29वां जो संशोधन था ना, उसमें मैंने केरला जो रिफॉर्म्स थे, लैंड रिफॉर्म्स, वो डाल दिए इसमें 9th शेड्यूल में। वो डालते ही एक केशवानंद भारती करके एक आदमी थे जिनका वो शंकराचार्य थे, वो बहुत बड़े पद पे लोग होते हैं, उनका मठ था, और मठ की बहुत संपत्तियां थी, उससे बड़ा उनको आमदनी होती थी। अब वो आमदनी इसकी मैनेजमेंट सरकार ने छीन ली तो आमदनी बंद होगी। तो शंकराचार्य जी सुप्रीम कोर्ट आई, भाई ये तो सरकार की बदतमीजी है, ये तो नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में वही 13 का 368 का रिलेशन चैलेंज हुआ, वो 9th शेड्यूल का चैलेंज हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने 24, 25, 26 और 29 अमेंडमेंट को सही मान लिया। सही क्यों मान लिया? क्योंकि देखो ये लोग चुन के आए हैं, देश के लोगों की इनसे बड़ी आशाएं हैं।
अगर ये मान लो लीगल रिफॉर्म्स या वंचितों और दलितों का अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखने की पावर नहीं है। अमेंड कर सकते हैं लेकिन ये दोबारा लिख नहीं सकते। दूसरी बात, 9th शेड्यूल में मान लिया कि ये बिल्कुल सही है, भाई इसमें जो कानून चला गया उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, मान लिया। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का जो होता है उसको कोई टच नहीं करोगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऐसी है जैसे ये बिल्डिंग खड़ी है, आप इसकी दीवारें बदल सकते हो, आप इसका फर्श बदल सकते हो, लेकिन जिन पिलर्स में ये खड़ी है अगर वो पिलर ही गिरा दे तो खत्म हो बात। यही बेसिक स्ट्रक्चर का वो है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जिन आदर्शों पे बना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर हैं, आप उनको नहीं छू सकते। ये ठीक है कि आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, डीपीएस बीच में लोगों से वायदे किए वो भी लागू कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप नहीं छू सकते। तो ये 24 अप्रैल 1973 को आया। ये मैं कहता हूँ कि ये एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसने हमारे संविधान को बचाया। और मैं इससे आपसे चर्चा की, आशा है आप मेरे से तंग नहीं होंगे। प्रीवी पर्सी जैसा था, आज जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवी पर्सी जैसे थे 565 रियासतें थी, और उनको जब हमने देश में मर्ज किया तो उनसे वायदा किया कि 3 चीजें हमारी होगी, विदेश, करेंसी, संचार और डिफेंस, बाकी सब तुम्हारा होगा। ये जब एकीकरण हो रहा था तब की बात है, लेकिन ये संविधान असल में लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसकी प्रस्तावना जो थी 26 जनवरी 1949 को हमने वो की थी। तो उस दिन उन्होंने ये कहा कि भाई देखो अब हम एक देश हो गए, तो एक देश में इस किस्म की बातें चलेंगी नहीं, तो आप पूरी तरह से अपने आप को स्टेट में मर्जी करो। इसके बदले में हम आपको बड़े बड़े पर्सेस देंगे, पैसे देंगे, आपको राजमुखों की उपाधियां देंगे, आपको बाकायदा तोपों की सलामी मिलेगी, लेकिन उसके अलावा आप जो है ना कोई वो नहीं करेंगे। और वो प्रीवी पर्सेस उस टाइम भी करोड़ों रुपए महीने के थे, और वो देश के ऊपर उसमें 2 चीज थी। प्रीवी पर्सेस जो थे वो टैक्स फ्री थे, इनकम टैक्स नहीं लगता उसमें। दूसरा वो 4 जो वो एक फंड होता है एक, उसमें था जैसे राष्ट्रपति का वो तनख्वाह होती है, सीएजी की तनख्वाह होती है, उसके ऊपर वो नहीं होती थी, वो उनका फिक्स था, वो नहीं होनी थी। तो इंदिरा गांधी ने ये कहा कि नहीं, इतना बड़ा गरीब देश, हम इतना बड़ा खर्चा नहीं वहन कर सकते, इसलिए उन्होंने इस पे ज्यादा इंसिस्ट करके और इसको अबॉलिश किया। मेन तो इंदिरा जी का तक है ये 71 में 71 पहले तो हार गए थे ना, पहले हार गए थे, अमेंडमेंट लेके आए, वो तो गिर गया, फिर एक ऑर्डर निकाल के डेफिनेशन चेंज कर दी। इंदिरा जी पूरे थे भाई ये रूलर की डेफिनेशन नहीं बदल दी, उन्होंने बोले ये कैसे लेंगे। ये आशा है आपने मेरे को ठीक से वो किया होगा। चलो हाँ मैं बताता हूँ। 1973 के बाद क्या हुआ भाई साहब, देश का जितना भी बातें चलेंगी नहीं, तो आप पूरी तरह से अपने आप को स्टेट में मर्जी कर दो। इसके बदले में हम आपको बड़े बड़े पर्सेस देंगे, पैसे देंगे, आपको राजमुखों की उपाधियां देंगे, आपको बाकायदा तोपों की सलामी मिलेगी, लेकिन उसके अलावा आप जो है ना कोई वो नहीं करेंगे। और वो प्रीवी पर्सेस उस टाइम भी करोड़ों रुपए महीने के थे, और वो देश के ऊपर उसमें 2 चीज थी। प्रीवी पर्सेस जो थे वो टैक्स फ्री थे, इनकम टैक्स नहीं लगता उसमें। दूसरा वो 4 जो वो एक फंड होता है एक, उसमें था जैसे राष्ट्रपति का वो तनख्वाह होती है, सीएजी की तनख्वाह होती है,
उसके ऊपर चार्ज था, इसमें वोटिंग नहीं होती थी, वो जो फिक्स था वो नहीं होनी थी। तो इंदिरा जी ने ये कहा कि इतना बड़ा इतना गरीब देश, हम इतना बड़ा खर्चा नहीं वहन कर सकते, इसलिए उन्होंने इस पे ज्यादा इंसिस्ट करके और इसको अबॉलिश किया। मेन तो इंदिरा जी का तथ्य है ये 71 में 71 पहले तो हार गए थे ना, पहले हार के लिए अमेंडमेंट लेके आए, वो तो गिर गया, फिर एक ऑर्डर निकाल के डेफिनेशन चेंज कर दी। इंदिरा जी पूरे थे भाई ये रूलर की डेफिनेशन ही बदल दी उन्होंने, बोले ये कैसे लेंगे, ये आशा है आपने मेरे को ठीक से वो किया होगा पॉलिटिकल लोगों के बारे में था। और करते करते क्या हुआ कि इंदिरा जी के खिलाफ